तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसके घूर्णन में जो कार्य किया जाता है वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा परावैद्युत तथा ध्रुवण। जी हाँ, नाम बहुत अजीब सा लगेगा लेकिन ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, परावैद्युत और ध्रुवण। तो पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, पहले चैप्टर में आप लोगों को हमने पढ़ाया हुआ था कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो ये दोनों टॉपिक से आप लोग परिचित हो। कंडक्टर और इंसुलेटर हमने बताया था। अब इसमें एक और टॉपिक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चालक या सुचालक बोलते हैं। इंसुलेटर जो होता है इसको बोलते हैं अचालक। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर होता है इसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक, इस प्रकार से चालक, अचालक और अर्धचालक। कंडक्टर क्या होता है? चालक होता है। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें चालक अथवा कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर्स, दोज विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर क्या होता है? दोज विच अलाउ सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, करंट। दोज विच अलाउ सम ऑफ क्वांटिटी या फ्यू क्वांटिटी, दोज विच अलाउ सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा की कुछ मात्रा प्रवाहित की जाती है। यानी इनमें क्या होता है कि एक्चुअल में होते हैं अचालक पदार्थ, लेकिन फिर भी ये विद्युत की भांति बिहेवियर करते हैं, फिर भी ये विद्युत की भांति बिहेवियर करते हैं। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में आप लोगों को बता दें। अब बताते हैं कि आवेश, मुक्त आवेश, बद्ध आवेश, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कोई भी पदार्थ बना होता है तो पदार्थ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं पदार्थ के बिल्कुल केंद्र पर नाभिक होता है जो सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाता है। ठीक है, जिसको केंद्रीय बल बोलते हैं। वो बल लगा करके सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रहता है, बांधे रहता है। ऐसी घटना में जो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के सबसे करीब होता है उस पर बल सबसे ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूरी पर होता है उस पर बल बहुत ही कम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे करीब होता है उस पर बल ज़्यादा होता है और वो नाभिक से बंधा हुआ रहता है, वो फ्री नहीं रहता, नाभिक से बंधा हुआ रहता है, जिसको बद्ध इलेक्ट्रॉन अथवा बद्ध आवेश कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से बहुत दूर होता है वह उस पर बल कम लगता है, जिसके कारण वो फ्री रहता है, मुक्त रहता है, जिसको हम मुक्त आवेश कहते हैं, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ में जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, जिसके कारण ये गतिशील होते हैं, अधिक होते हैं, गतिशील होते हैं। तो क्या हुआ, चालक में एक जगह विद्युत धारा देने पर वो पूरे चालक को विद्युत धारा दे देते हैं, यानी उसमें विद्युत धारा मूव कर सकता है। ठीक, और जो अचालक पदार्थ होते हैं इनमें क्या होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं। और जो अचालक पदार्थ होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुत ही कम मात्रा होती है, जिसके कारण ये होते तो अचालक पदार्थ हैं लेकिन फिर भी ये विद्युत की भांति थोड़ा बहुत बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या फिर मुक्तावेश क्या होता है और बद्धावेश क्या होता है।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिनके इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बद्ध रहते हैं, जिनके बाह्य इलेक्ट्रॉन बद्ध रहते हैं, लेकिन इन्हें हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये विद्युत की भांति थोड़ा बहुत व्यवहार करने लगते हैं, लाइक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक की भांति। तो वो होते हैं परावैद्युत पदार्थ। अब पदार्थों में एक और रिएक्शन होता है, वो बता दे रहे हैं, पोलराइजेशन, नॉन पोलराइजेशन, ध्रुवण अध्रुवण। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? परावैद्युत हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, वे पदार्थ जिनमें बाह्य इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये विद्युत की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब उसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ के बाद क्या लिखोगे? ध्रुवण। जो मैं बता रहा हूँ एज ए स्पीच आपको पूरा क्लियरली सुनना है और पूरा नोट करना है। अब आप पहले एक बार रफ में नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फिर कॉपी में नोट करिएगा, लेकिन नोट ज़रूर करिएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो ध्रुवण की घटना होती है, ध्रुवण की घटना क्या होता है? हमने बताया कि पदार्थों में पोलराइजेशन और नॉन पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण और अध्रुवण। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से मैं एग्जाम्पल देते हुए बताता हूँ ना। जैसे ले रहे हैं कोई भी पदार्थ है, ये एक इस तरफ हुआ और एक इस तरफ हुआ। अगर हम इसको ध्रुवण पदार्थ मान ले रहे हैं तो ध्रुवण है, तो ध्रुवण में क्या होगा? इनका प्लस माइनस यानी धनावेश और ऋणावेश कहाँ पर रहते हैं कुछ पता नहीं रहता है। ठीक, ये बिल्कुल फ्री रहते हैं इस प्रकार से। बिल्कुल फ्री रहते हैं। इनके जो अणु होते हैं उन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश केंद्र एकाग्र नहीं होते हैं। एकाग्र मतलब एक ही बिंदु पर नहीं होते हैं, ये ध्रुवण रहते हैं। ध्रुवण मतलब पोलराइज कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं यानी घूम सकते हैं। तो ये क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं, फ्री रहते हैं। लेकिन जो अध्रुवित पदार्थ रहते हैं उनमें क्या रहता है? उनमें सेंटर इनका एग्जैक्ट रहता है, लाइक दिस, है ना एग्जैक्ट, मतलब इनका सेंटर क्या रहेगा? बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा इस प्रकार से। तो इनमें क्या हुआ? ये ध्रुवित पदार्थ हैं, ये अध्रुवीय पदार्थ हैं। ध्रुवीय पदार्थ में उनके अणुओं के धनावेशित और धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु केंद्रित नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है? अध्रुवित पदार्थ में इनके धनात्मक और ऋणात्मक, इनके अणुओं के धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु केंद्रित होते हैं। तो आपको नोट क्या करना है? ध्रुवण, किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की अवस्था ध्रुवण कहलाती है। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें उनके अणुओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक बिंदु अकेंद्रीय रहते हैं, अर्थात केंद्रित नहीं होते हैं। और अध्रुवीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु केंद्रित होते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली हेडिंग, तो देखिए ध्रुवण में आगे बता दे रहे हैं, अभी अगली हेडिंग बताएंगे। ध्रुवण में क्या है कि ध्रुवण क्या होता है? जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कार्यरत हो जाता है, जिसे पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। कार्यरत हो जाता है, तभी देखिए ध्रुवीय पदार्थ में इनका धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु केंद्रित नहीं होता है, जबकि अध्रुवीय पदार्थ में
इनका धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु केंद्रित रहता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्रुवण सदिश होता है। किसी ध्रुवीय पदार्थ के लिए ध्रुवण सदिश P उस विद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको उसके नीचे से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? लिख लीजिएगा, किसी ध्रुवण पदार्थ के लिए पदार्थ का ध्रुवण सदिश कैपिटल P उस विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात P प्रोपोर्शनल टू E, ये कैपिटल P रहेगा। कैपिटल P का मतलब क्या हुआ? ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश ये कितना है? P प्रोपोर्शनल टू E है, या हो जाएगा P इज इक्वल टू चाई E। इसको चाई या काई भी पढ़ते हैं, काई पढ़िएगा आप लोग, काई है ना, लिखते CHI है, पढ़ते काई है, काई E। ठीक है, काई E मतलब क्या होता है? काई क्या है? यहाँ पर P प्रोपोर्शनल टू E था, ये क्या है? अनुक्रमानुपाती चिन्ह है। जहाँ कहीं भी प्रयोग होता है ये एक संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या संबंध दर्शा रहा है? काई। जहाँ पर काई क्या है? जहाँ काई E इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी यानी विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी यानी विद्युत प्रवृत्ति है। काई E उस पदार्थ का विद्युत प्रवृत्ति है। इतना आप नोट कर लीजिए और अगले हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग है हमारा धारिता। धारिता क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस यानी धारिता। ये धारिता क्या होता है कि जैसे देखिए कोई भी अगर बर्तन ले लिया जाए, कोई बर्तन ले लिया जाए, किसी बड़ी कटोरे में पानी को भरा जाता है, और जैसे जैसे पानी भरते जाते हैं तो उसका पानी का जो तल रहता है वो धरातल उठता जाता है ना, उठता जाता है, बढ़ता जाता है। जब पानी एक लिमिट तक भर जाता है उसके बाद वो बहने लगता है, गिरने लगता है, होता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब भी किसी हम चालक मतलब कंडक्टर को, जब हम किसी कंडक्टर को आवेश देते हैं, आवेशित करते हैं, तो वह अपने लिमिट तक तो आवेशित होगा, चार्जिंग होगा। लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो आवेश का लीकेज होने लगता है, यानी आवेश क्या होने लगता है? बहने लगता है, द्रव की भांति, जल की भांति। तो आवेश बहने लगता है, जिससे वो क्या होता है? वायुमंडल में मतलब कि बह जाता है या फिर निकल जाता है। अब जिस प्रकार से जल निकलने लगा उसी प्रकार से आवेश भी निकलने लगा, होता है ना। तो ये धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता। ठीक है ना, धारण करने की क्षमता। जैसे किसी भी बर्तन में जल भरा जा रहा है तो जितना भरा जा रहा है वही उसकी धारिता है, यानी उससे ज़्यादा उसमें नहीं आएगा। उसकी धारिता कितनी है? बाल्टी है 4 लीटर 5 लीटर हुआ ना, 200 ml का ग्लास, 100 ml का ग्लास, तो उनकी धारिता उससे ज़्यादा उसमें वाटर या फिर कोई भी द्रव नहीं आ सकता है, ऐसा होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम चालक के लिए बोल रहे हैं कि किसी भी चालक पदार्थ को जब हम आवेश देते हैं तो अपनी सीमा तक, अपने लिमिट तक आवेशित हो जाता है। उससे ज़्यादा आवेश देने पर आवेश क्या होने लगता है? बाहर लीकेज होने लगता है। ठीक है, नष्ट होने लगता है। किसी भी चालक पदार्थ की धारिता उस पदार्थ में आवेश की ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये हमारा डेफिनेशन। किसी भी चालक पदार्थ में धारिता
उस पदार्थ में आवेश के ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसको हम C से दर्शाते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस लिखते हैं। किसे दर्शाते हैं? C से। अब हम जैसे जैसे आवेश देंगे, आवेश हम जैसे जैसे दे रहे हैं, जब हम जल को भरते गए तो धारिता बढ़ती गई, यानी उसमें क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ता गया ना, आयतन बढ़ता गया। किसका? किसी बर्तन में। देखो हम दोनों एग्जांपल ले रहे हैं, एक साइड में बर्तन रखते हैं, एक साइड में हम पदार्थ रखते हैं। इसमें जल भर रहे हैं, इसको आवेशित कर रहे हैं। तो जिसमें जल भर रहे हैं तो जल भरते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, इसमें आवेश भरते हैं तो इसका विभव बढ़ता है। ठीक ना? जल भरने पर आयतन और यहाँ पर आवेश भरने पर विभव। तो जैसे जैसे हम आवेश भरते जाते हैं वैसे वैसे विभव हमारा बढ़ता जाता है और बढ़ता बढ़ता अधिकतम आवेश जब उसको मिल जाता है, अधिकतम आवेश मिलने से विभव भी अधिकतम हो जाता है। ऐसा होने से अब क्या होगा, आवेश हमारा नष्ट होने लगेगा, बाहर जाने लगेगा। ठीक है? तो जहाँ तक वो एक्सेप्ट कर पाया आवेश को, वही लिमिट, वही क्षमता क्या है, धारिता है हमारा। ठीक? धारिता की परिभाषा भी आप लोगों को बोल चुके हैं। किसी चालक पदार्थ की धारिता उस चालक पदार्थ में आवेश के ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसे C से दर्शाते हैं। अब फिर उसके बाद लिखिएगा, जैसे जैसे हम आवेश को उस चालक पदार्थ में प्रवाहित करते जाते हैं, चालक पदार्थ का विभव वैसे बढ़ता जाता है। अर्थात कथनानुसार किसी भी चालक पदार्थ में आवेश के साथ साथ विभव बढ़ता रहता है, अर्थात आवेश में वृद्धि करने पर विभव में भी वृद्धि होता है। इतना नोट करेंगे। ठीक है? उसके बाद अतः नोट करने के बाद क्या लिखेंगे, Q इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी जैसे जैसे हम Q इज प्रोपोर्शनल टू B, जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है? अब क्या करते हैं, जब हम मैक्सिमम अधिकतम हम आवेश दे दिए, जैसे कोई चालक पदार्थ है ना, अब इसको आवेशित किया गया, आवेशित जब करते हैं, आवेशित कर दिए तो प्लस 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 हो गया, पूरा हो गया ना। अब ये पूरी तरह आवेशित हो गया तो आवेश का क्या होगा, क्षरण होने लगेगा तो आवेश चारों तरफ बहने लगेगा। इसके समीप में कोई अनावेशित चालक ला देंगे, अनावेशित चालक जब ला देंगे यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित चालक लाए तो ये भी क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आवेश की अधिकता थी, अब यहाँ पर जो आवेश बढ़ा था वही आवेश यहाँ पर आने लगेगा, आवेश यहाँ पर आने लगा, यानी आवेश की कमी हुई, आवेश की कमी होने लगी। ध्यान दीजिएगा, आवेश यहाँ पर अधिक था तो जब हम कोई अनावेशित चालक ला दिए तो ये आवेश इस पर आने लगे। ठीक है ना? आवेश इस पर आने लगे, जिससे क्या हुआ, हमारा विभव घटने लगा। विभव जो अधिकतम हो रहा था, जैसे जैसे आवेश बढ़ा वैसे वैसे विभव बढ़ा। अब आवेश जब कम होने लगा तो विभव भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ऐसे में धारिता अधिक हो जाएगा। धारिता क्यों अधिक हो जाएगा कि भाई जितना आवेश हम दे रहे हैं ये तो फुल हो ही चुका है, कॉमन सी बात है। अब इसको भरेगा, जब इसको भर रहा है तो फिर से उसकी धारिता बढ़ गई। एक बर्तन के साथ दूसरा जोड़ दो, एक टंकी है उसमें पाइप लगा के दूसरी टंकी जोड़ दो, इसमें पानी भरोगे वो भी भरेगा, तो धारिता बढ़ा ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही यहाँ पर दिया गया, अतः Q प्रोपोर्शनल टू B या Q बराबर CB। हमेशा प्रोपोर्शनल का चिन्ह एक संबंध स्थापित करता है, और यहाँ पर क्या संबंध स्थापित किया, C, जहाँ C चालक की धारिता है। क्या है, धारिता है। ठीक है? इसका मात्रक फैराड होता है, फैराड होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। अब इसकी बीमा ज्ञात करेंगे तो बीमा कितना हो जाएगा, C बराबर Q बटे B।
क्यू बटे भी, याद करिए, इसका क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, और विभव का क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R होता है, R ऊपर चला आएगा, मीटर हो जाएगा। देखिए इसकी जो बीमा है, बीमा कितना हो जाएगा, C बराबर Q/V होगा, Q और V बराबर ED होता है, जहाँ पर D क्या है, दूरी है ना, तो Q और फिर उसके बाद ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के लिए 1/4πε0 इंटू Q/R² होता है। तो सब हमने फार्मूला रखा, और रखने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रा का है। अब इसी को हम एक्सपेंड करते गए तो हमारा बीमा कितना आया, यम इनवर्स L की घाते -2, T की घाते 4, A की घाते 2। इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिएगा, ओके। और आप लोग को जितना भी पढ़ाया गया है आज का, वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो आप लोगों को दिया गया था पढ़ने के लिए वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।